हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का जो फिफ्थ यूनिट केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी है उसका फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट इस यूनिट का डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट 4 में हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो थ्योरीज हैं उसमें कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, टक्कर सिद्धांत और संक्रमण अवस्था सिद्धांत क्या होता है, उससे हम अभिक्रिया की दर को किस प्रकार से समझा सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे अभिक्रिया दर पर ताप का क्या प्रभाव होता है और उसके लिए आर्हीनियस समीकरण क्या है, वो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट के है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आर्हीनियस समीकरण क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसकी दर ताप के द्वारा प्रभावित होती है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर या ताप बढ़ाने पर जो क्रियाकारक अणु है उनकी वेलोसिटी, वेग यानी कि काइनेटिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा जो है उसका मान बढ़ जाता है, और उसका मान बढ़ जाने के कारण अधिक से अधिक टक्कर जो होती है क्रियाकारक अणुओं के बीच में वो प्रभावी टक्कर होती है, फ्रूटफुल कोलिजन होता है, जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में परिवर्तित होता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर सामान्यतया अभिक्रियाओं की दर बढ़ जाती है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, यदि हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें तो उसमें अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। सपोज टी टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन के टी है और T+10 टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन के T+10 है, तो इसका जो अनुपात है वो अधिकतर अभिक्रियाओं में 2 से 3 के बीच में होता है, और इसको हम ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। सामान्यतया जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप के मान में 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ोतरी करते हैं तो अभिक्रिया की दर जो है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। आर्हीनियस ने अभिक्रियाओं की दर पे ताप का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया और बताया कि ताप बढ़ाने पर जो सक्रियत क्रियाकारक अणु यानी कि जिनकी ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होता है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, और जिससे क्या होता है, अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर ताप और वेग के बीच में स्थिरांक के मध्य एक समीकरण दी, और उस समीकरण को आर्हीनियस समीकरण के नाम से जाना जाता है, और वो समीकरण है K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां पर K जो है वो K क्या है, दैट इज रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक है टेम्परेचर T पर। ई ए, ये ई ए जो है ये सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी है। आर ये जो है ये गैस कांस्टेंट है। टी ये जो फैक्टर है ये टेम्परेचर है केल्विन में। एक कॉलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर, चर घातांक की गुणांक भी इसको कहा जाता है, और E जो है दैट इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। अब इसमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। इसको समीकरण का यदि हम लॉग लें तो इसका लॉग लेने पर ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये जो है ये जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी उसके बराबर होती है। और यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है प्रोडक्ट ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी z एंड द ओरिएंटेशन प्रोबेबिलिटी फैक्टर p। ओरिएंटेशन प्रोबेबिलिटी फैक्टर p और जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी z है उसका जो गुणनफल है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर a के बराबर होता है। अब यदि इसमें हम दो अलग अलग टेम्परेचर T1 और T2 पर वेग स्थिरांक या वेलोसिटी कांस्टेंट का मान निकालें, सपोज वो K1 और K2 है, तो ये इस समीकरण में रखने पर जो फाइनली इक्वेशन हम प्राप्त करते हैं
उन दो समीकरण की सहायता से वो ये प्राप्त होती है, ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303, इसमें 2.303 और आएगा, 2.303 R। यदि नेचुरल लॉग की जगह log टू द बेस 10 लें तो यहाँ पर 2.303 और आता है, और 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो ये इक्वेशन जो है वो प्राप्त होती है इन दो दो ताप T1 और T2 पर जो वेलोसिटी कांस्टेंट वेग स्थिरांक है K1 और K2 का मान रखे तो। अब यदि इस समीकरण की सहायता से दो भिन्न भिन्न ताप पर यदि हमें वेग स्थिरांक K1 और K2 का मान पता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर T1 और T2 पर वेलोसिटी कांस्टेंट K1 और K2 का मान यदि हमें पता है, तो उस केस में R गैस कांस्टेंट इसका मान पता होता है, तो हम उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या है, वो निकाल सकते हैं। तो आर्हेनियस समीकरण की सहायता से यदि हमें दो अलग अलग टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक या वेलोसिटी कांस्टेंट का मान पता हो, तो उस केस में हम उसके सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा, वो सक्रियण ऊर्जा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है आर्हेनियस समीकरण के बारे में। अब इसमें आर्हेनियस समीकरण में जो ये इक्वेशन है, इसको स्ट्रेट लाइन के हिसाब से यदि लिखें तो ln k और 1 अपॉन टी यानी कि पर केल्विन के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करें तो उसमें इस तरह की स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, और इसका स्लोप जो है वो माइनस EA अपॉन R के बराबर होता है। तो ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो हम आर्हेनियस समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलिजन एनर्जी जो है उसका ताप से क्या प्रभाव होता है वो यहाँ पर दर्शा रखा है। यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन दे रखा है, यहाँ पर कोलिजन एनर्जी दे रखी है। ये T1 टेम्परेचर पर है और ये T2 टेम्परेचर पर है, और T2 टेम्परेचर जो है T2 का मान T1 से ज्यादा है। ये T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर पर है, और इस T2 का मान T1 से ज्यादा है। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर का मान बढ़ा दिया है तो फ्रैक्शन एट T2 विद एनफ एनर्जी टू रिएक्ट, इसमें जो जिनकी एनर्जी का मान एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है उन अणुओं की संख्या जो है, कोलिजन की संख्या जो है बढ़ जाती है। तो इस कारण से ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। तो ये है आर्हेनियस समीकरण के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए क्या क्या विधियां हैं, व्हाट आर द मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि हमें अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान निकालना है तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें पहला मेथड है इनिशियल रेट मेथड। In this method, initial rate of reaction is determined by varying the concentration of one of the reactants while others are kept constant. इसमें इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिया कारक के रेस्पेक्ट में हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो उसमें हम एक अभिक्रिया कारक जो है उसकी सांद्रता में परिवर्तन करते हैं और बाकी सारे क्रिया कारक जो है उसकी सांद्रता अपरिवर्तित रखते हैं, और उसमें प्रारंभिक दर क्या है उस दर के हिसाब से ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू के A टू द पावर X, B टू द पावर Y, C टू द पावर Z, जहां पर A, B और C जो है वो तीन अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पर B और C की सांद्रता को हमने निश्चित रखा है, और A की सांद्रता एक बार A1 और एक बार A2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 और A2 लिए, तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस तरह से होगी। तो ये रेट का जो रेशियो होगा 1 और 2 का जो अलग अलग सांद्रता पर ले रहे हैं उससे ये फॉर्मूला आएगा, और इस फॉर्मूला में हम A1 और A2 इनिशियल सांद्रता पर जो रेट कांस्टेंट R1 और R2 निकालेंगे उसकी सहायता से N यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, N यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है विद रिस्पेक्ट टू A, तो वो जो है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। अब इसमें ग्राफिकल मेथड के लिए क्या किया जाता है, इसमें केमिकल रिएक्शंस को
प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी में। अभिक्रिया में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, प्रायोगिक मान है, उस प्रायोगिक मान के आधार पर अलग अलग ग्राफ प्राप्त किए जा सकते हैं। अब उन ग्राफ में यदि टाइम टी और कंसंट्रेशन एक्स के मध्य आलेख यदि खींचें और वो आलेख यदि सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, तो वो जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, शून्य कोटि अभिक्रिया होगी। यदि टाइम टी और लॉग ए माइनस एक्स क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो टाइम टी और लॉग ए माइनस एक्स के बीच में यदि ग्राफ खींचें और वो ग्राफ यदि सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, तो ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यदि टाइम टी और लॉग ए माइनस एक्स के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और यदि टाइम टी और 1/a-x के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करें और वो ग्राफ यदि सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, तो वो जो अभिक्रिया है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के आधार पर अलग अलग ग्राफ प्राप्त करते हैं और किस केस में सीधी रेखा प्राप्त होती है, उस आधार पर उस अभिक्रिया की कोटि क्या है वो ज्ञात की जा सकती है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट। नॉर्मली एक रिएक्टेंट यदि होता है तो उस केस में ये मेथड, ग्राफिकल मेथड नॉर्मली, या एक से अधिक रिएक्टेंट है तो जो सारे रिएक्टेंट्स हैं उनके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यदि सेम है तो फिर ये मेथड जो है एप्लीकेबल होता है। इसमें ये अलग अलग प्लॉट के आधार पर उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्ञात की जा सकती है। एंड जनरली फॉर ए रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर the graph of 1/a⁻n versus time will be a straight line। यदि nth ऑर्डर की अभिक्रिया है तो nth ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए 1/a⁻n-1 वर्सेस टाइम जो है वो सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। और a यहां पर जो है वो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो ये ग्राफिकल मेथड है जिससे अलग अलग हम ग्राफ प्राप्त करके और किस केस में सीधी रेखा प्राप्त हो रही है उस आधार पर उसकी कोटि ज्ञात की जा सकती है। देन हाफ लाइफ मेथड, अर्ध आयुकाल विधि। अर्ध आयुकाल विधि में हम अर्ध आयु की डेफिनेशन क्या होती है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाफ लाइफ इज द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन। अभिक्रिया को आधे पूर्ण होने में कितना समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि वह समय जिसमें कि अभिक्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता से घट करके आधी रह जाती है, वो जो है वो उसका अर्ध आयुकाल कहलाता है। अब इसमें जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की थी और उसमें हाफ लाइफ पीरियड का हमने कंसेप्ट बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रारंभिक सांद्रता लेते हैं। एक बार A1 सांद्रता ली, एक बार A2 सांद्रता ली और उसमें अर्ध आयुकाल का मान हम अलग अलग केस में ज्ञात करते हैं। अलग अलग प्रारंभिक सांद्रता, A1 हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली, उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड निकाला। A2 हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली, उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू निकाला। अब यदि अर्ध आयुकाल का मान यदि क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती हो, हाफ लाइफ पीरियड यदि प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। यदि हाफ लाइफ पीरियड जो है वो A पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हमने प्रारंभिक सांद्रता बढ़ा दी घटा दी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। और यदि हाफ लाइफ पीरियड प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू हम दो अलग अलग प्रारंभिक सांद्रता पर निकालते हैं और इन जनरल यदि हम इसको जनरलाइज करें तो इसका मतलब यह है कि T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1, या हम कह सकते हैं T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A⁻1 - n।
तो ये फॉर्मूला जो है ये हाफ लाइफ पीरियड के लिए जनरलाइज फॉर्मूला है, चाहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर एन का मान 0 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो ये फॉर्मूला जो है वो होता है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर सपोज हम कंसंट्रेशन A1 ले रहे हैं तो हाफ लाइफ पीरियड ये है, कंसंट्रेशन A2 ले रहे हैं तो हाफ लाइफ पीरियड ये है। तो दो अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ पीरियड के लिए ये फॉर्मूला है। इसके आधार पर हम इसको सिंप्लीफाई करके और ये फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं, जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन A1 पर टी हाफ की वैल्यू अलग है, कंसंट्रेशन A2 पर टी हाफ की वैल्यू अलग है। वो मान इस समीकरण में रख करके और उसमें हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है n का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में कर्व ये है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है और सेकंड ऑर्डर के लिए इस तरह का ग्राफ आता है। तो इस तरह से अर्ध आयुकाल का मान यदि हमें पता है तो अर्ध आयुकाल के मान के आधार पर हम उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है n का मान है निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, वांट ऑफ अवकलन विधि। अब वांट ऑफ अवकलन विधि क्या है? सपोज किसी अभिक्रिया की कोटि n है, सपोज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n, तो उस केस में क्या होगा, dx अपॉन dt रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, c टू द पावर n, जहां पर c क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो nth पावर के प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम इसमें भी क्या करते हैं, क्रिया कारकों की दो अलग अलग सांद्रता लेते हैं, C1 और C2। C1 पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा dx1 अपॉन dt वो प्रोपोर्शनल होगा C1 टू द पावर n के। इसी तरह से C2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन dx2 अपॉन dt विल बी प्रोपोर्शनल टू C2 टू द पावर n। तो इसकी सहायता से ये दो समीकरण जो है वो हमें प्राप्त हुई और उन समीकरण को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर फाइनली हमें ये समीकरण जो है वो प्राप्त होती है। तो इसमें दो अलग अलग सांद्रता C1 और C2 के लिए ये दर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ये है। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और इस केस में हम n यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें क्रिया कारक की दो अलग अलग सांद्रता लेते हैं और दो अलग अलग सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निकालते हैं और उसकी सहायता से इस फॉर्मूला से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की कोटि है, वो ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट इज ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओसवाल्ड आइसोलेशन या ओसवाल्ड विगलन विधि जो है ये उन अभिक्रियाओं की कोटि के निर्धारण में प्रयुक्त होती है जिसमें सामान्यतया 3 या 3 से ज्यादा क्रिया कारक जो है वो भाग लेते हैं। अब इस अभिक्रिया में क्या किया जाए, इस विधि में किसी एक क्रिया कारक को छोड़ करके और बाकी सारे क्रिया कारक को आधिक्य में लिया जाता है। सपोज उदाहरण के तौर पर A प्लस B प्लस C ये 3 क्रिया कारक हैं और ये मिलकर के उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इस A को छोड़ करके B और C को आधिक्य में लेते हैं। अब B और C को हम एक्सिस में ले रहे हैं, यानी कि हमने इनको यहां पर क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया है, A को आइसोलेट कर दिया B और C से। व्हेन A इज आइसोलेटेड यानी कि B और C को हमने एक्सिस में लिया है। तो अब B और C को एक्सिस में लिया है तो इनकी सांद्रता में परिवर्तन जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। तो इस केस में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में होगा, A के रेस्पेक्ट में होगा। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, B को आइसोलेट करते हैं, B को विगलित करते हैं, यानी कि यहां पर A और C को आधिक्य में लिया जाता है, एक्सिस में लिया जाता है। तो अब A और C एक्सिस में लिया है, B को हमने आइसोलेट किया है, विगलित किया है। तो अब A और C की सांद्रता में क्रिया के दौरान जो परिवर्तन होगा वो नगण्य होगा। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, B के रेस्पेक्ट में आएगा। वो निकाल लिया। सपोज पहले वाले में केस में M था, जब A को आइसोलेट किया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन M था, दूसरे वाले को आइसोलेट किया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N था।
अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, सी को आइसोलेट करते हैं, यानी कि सी को छोड़ करके ए और बी को आधिक्य में लिया जाता है, एक्सिस में लिया जाता है। तो अब यहां पर ए और बी आधिक्य में है, तो ए और बी की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होगा, तो ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में आएगा, विद रेस्पेक्ट टू सी आएगा, माना कि वो सपोज ओ है। तो अब जो उस संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि होगा वो इन तीनों के योग के बराबर होगा, m प्लस n प्लस o। तो इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक क्रिया कारक को छोड़ करके बाकी सबको आधिक्य में लिया जाता है, और जिसको हम आधिक्य में नहीं ले रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, विगलित कर रहे हैं, और उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। इस तरह से अलग अलग करके एक एक रिएक्टेंट को आइसोलेट किया जाता है, विगलित किया जाता है, और हर एक के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, और कुल अभिक्रिया की कोटि जो है वो इन सभी के योग के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पर N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B प्लस N3 मोल्स ऑफ C रिएक्ट करके प्रोडक्ट P में परिवर्तित हो रहे हैं। अब जब हम A को आइसोलेट कर रहे हैं, जब A को विगलित कर रहे हैं, यानी कि B और C को आधिक्य में ले रहे हैं, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो N1 है। अब सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, हम A और C को एक्सिस में ले रहे हैं, यानी कि B इज आइसोलेटेड, बी को हम विगलित कर रहे हैं, तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, N2 है। अब हमने ए और बी को आधिक्य में लिया है, यानी कि सी इज आइसोलेटेड, तो सी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो N3 है। तो अब जो कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो N1 प्लस N2 प्लस N3 योग के बराबर होगा। तो ये विधियां हैं किसी भी अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ज्ञात करने की। तो यहां पर हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।